नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने खाद की कमी का उठाया मुद्दा। कहा संकट से जूझ रहे हैं किसान, सरकार की कोई तैयारी नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी की बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल। कहा बिजली आपूर्ति होगी प्रभावित। खबर में आगे आपको बताएंगे कि हिमाचल में बादल फटने से तबाही, खड़गेगा केंद्र सरकार पर हमला। कहा प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है भाजपा। आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का किया बंटाधार, प्रति व्यक्ति कर्ज 4.8 लाख रुपए के पार, परम मित्र कमा रहे मुनाफा, कांग्रेस का बयान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि रेल किराए में वृद्धि का विरोध, सीएम सिद्धारमैया ने तुरंत वापस लिए जाने की कर दी मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने खाद की कमी का उठाया मुद्दा। कहा संकट से जूझ रहे हैं किसान, सरकार की कोई तैयारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि चीन द्वारा स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की आपूर्ति रोके जाने के कारण यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी खाद की कमी से देश के किसान जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। राहुल गांधी ने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज यही रीढ़ विदेशी निर्भरता के कारण झुकती जा रही है। भारत 80% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर चीन से मांगता है और अब चीन ने आपूर्ति रोक दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि यूरिया और डीएपी जैसी जरूरी खादों की कमी से देश भर का किसान अब तक जूझ ही रहा है कि अब स्पेशलिटी खाद का चीनी संकट मंडराने लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी की बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल। कहा बिजली आपूर्ति होगी प्रभावित। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में जो है वो कार्यरत करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण करने का फैसला किया है। ये वितरण कंपनियां राज्य के 75 में से 42 जिलों में बिजली आपूर्ति करती है। दुबे ने कहा कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और इंजीनियरों ने वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ 9 जुलाई को 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ। हिमाचल में बादल फटने से तबाही, खड़गेगा केंद्र सरकार पर हमला। कहा प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही भाजपा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद बुधवार को आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और केंद्र सरकार ने पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में आपदा से संबंधित बकाया राशि तत्काल प्रभाव से जारी करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से जुड़ी घटनाओं ने मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है तथा 34 लापता लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को राज्य में बादल फटने की 11 घटनाएं, अचानक बाढ़ आने की 4 घटनाएं और एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इनमें से अधिकतर घटनाएं मंडी जिले में हुई है और इन घटनाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से जानमाल के नुकसान की खबर बेहद पीड़ादायक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का किया बंटाधार, प्रति व्यक्ति कर्ज 4.8 लाख रुपए के पार, परम मित्र कमा रहे मुनाफा, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से संबंधित खबरों का हवाला देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है और पिछले 2 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज 90,000 रुपये से बढ़कर 4.8 लाख रुपये हो गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि जनता कर्ज में डूब रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र मुनाफा कमा रहे हैं तथा उनकी संपत्ति बढ़ती ही जा रही है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि अच्छे दिन का कर्ज मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई प्रयास नहीं किया गया, केवल पूंजीपति मित्रों के लिए सारी नीतियां बनाई गई जिसका अंजाम आज देश की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई किसी न किसी तरह हर रोज हमारे सामने आ रही है। रमेश ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए दावा किया कि रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट से भारत की अर्थव्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है।
सरकार की ओर से आंकड़ेबाजी और विशेषज्ञों का सहारा लेकर असली कमियों को छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश पर कर्ज का बोझ मोदी राज में चरम पर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। रेल किराए में वृद्धि का विरोध, सीएम सिद्धरामैया ने तुरंत वापस लिए जाने की कर दी मांग। जहां दोस्तों देश की सबसे ज़्यादा आबादी ट्रेन से सफ़र करती है, गरीब से लेकर अमीर तक सभी के लिए रेल सबसे सुरक्षित यात्रा माना जाता है, लेकिन ट्रेनों से सफ़र करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। 1 जुलाई से ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की गई है। रेल किराया महंगा हो गया है, यानी 1 जुलाई के बाद आप एसी कोच से सफ़र करें या स्लीपर कोच से आपका सफ़र महंगा होने जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस वृद्धि का विरोध किया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रेल के किराए में वृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए फैसले को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बसपा की सरकार बनने पर रद्द होगी योगी सरकार का यह फैसला, मायावती का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक विद्यालयों का विलय करने या उन्हें समेकित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम की बुधवार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से गरीब बच्चों को नुकसान होगा, सरकार का ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस निर्णय को अनुचित, गैर जरूरी एवं गरीब विरोधी करार दिया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चे अपने घरों के पास सुलभ और सस्ती शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन एकीकरण की आड़ में बहुत सारे विद्यालयों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है वो गरीब बच्चों के हित में नहीं है। उन्होंने इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा दाव, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना, हर महीने 2500 रुपये देने का वादा। बिहार चुनाव से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महिलाओं को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत बिहार की हर माता और बहन को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर, समृद्ध और स्वस्थ बनाते हुए उनके जीवन को आसान बनाना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लिखा कि ये कार्यक्रम हमारी सरकार का गरीबी कम करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहे नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक क्षमता में निवेश करने की दिशा में एक सीधा और प्रभावी कदम होगा। हम बिहार की हर माता बहन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग इस तरफ। जातियों में नफरत खोलना चाहती है भाजपा, अखिलेश यादव का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को अहंकारी बताते हुए कहा कि उससे सावधान रहना है। ये जातियों में नफरत घोलना चाहती है, समाज को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है, विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार कर रही है। अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं के बीच ये बातें कही और उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे वादे और नारे देकर जनता को गुमराह करती है। भाजपा नारा विकसित भारत का देती है, लेकिन गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं नहीं हैं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं दवाएं और जांच की सुविधा नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। सरकार ने जानबूझकर शिक्षा को बर्बाद किया है और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। भाजपा सरकार षड्यंत्र के तहत प्रदेश में 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर रही है और ये वही विद्यालय हैं जिन्हें चुनाव के दौरान बूथ बनाया गया था और भाजपा लगातार हार रही है। भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है। अगर इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय बंद हो जाएंगे तो गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 21 अक्टूबर को वोटिंग और 24 नवंबर को नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव की फर्जी तारीख वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच 6 चरणों में चुनाव कराने और 24 नवंबर को नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज करते हुए इसको फर्जी बता दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबरें जनता के बीच भ्रम फैलाने वाली है। आयोग ने यह भी साफ किया है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान केवल भारत निर्वाचन आयोग ही तय कर सकता है। किसी भी अनाधिकृत स्रोत से फैलाई गई जानकारी पर भरोसा न करें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि विकास के मुद्दे पर फेल हो गई है बीजेपी, प्रदेश में जंगल राज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि
खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व्यापारी की घायल पत्नी को देखने के लिए रायबरेली एम्स पहुंचे। उन्होंने महिला के परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने पुलिस और प्रशासन से जल्द वारदात का खुलासा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर फेल है, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बावजूद रायबरेली में घर में घुसकर व्यापारी और उसकी पत्नी को गोली मारी जा रही है। गाजियाबाद में थाने के बाहर गोली मारी जा रही है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूरे देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एक व्यापारी को घर में घुसकर गोली मारी गई और उसकी हत्या कर दी गई है, उनका गला काट दिया गया है, उनकी पत्नी को भी गोली मार दी गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर भड़के एमआईएम चीफ ओवैसी कहा गोल गुंबज का मालिक अब एएसआई बन गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान की जा रही सख्ती को लेकर केंद्र सरकार और एनडीए के सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा। आंध्र प्रदेश के कुन्नूल में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने वक्फ कानून को मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को छीनने का हथियार बताया और एनडीए के सहयोगी नेताओं, विशेष रूप से टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जय सेना नेता पवन कल्याण पर भी तीखा हमला बोला। ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपको समझाने के लिए बता दूं कि वक्फ कानून कुछ ऐसा बनाया गया है कि मिसाल के तौर पर यहाँ कुन्नूल में गोल गुंबद की दरगाह है, सबसे ये कानून बना है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। ये कानून मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आर्थिक अन्याय का हथियार बना जीएसटी, पीएम मोदी के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाना मकसद, राहुल गांधी का आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के लागू होने के 8 साल पूरा होने के मौके पर मंगलवार को आरोप लगाया कि आर्थिक अन्याय का एक हथियार बन गया है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मौजूदा जीएसटी प्रणाली में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि भारत एक ऐसी कर प्रणाली का हकदार है जो केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काम करे। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 8 साल बाद मोदी सरकार का जीएसटी कोई कर सुधार नहीं है, ये आर्थिक अन्याय और कॉरपोरेट भाईचारे का एक बर्बर हथियार है। इसे गरीबों को दंडित करने, एमएसएमई को कुचलने, राज्यों को कमज़ोर करने और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि अच्छे और सरल कर का वादा किया गया था, लेकिन भारत को 5 अलग अलग दर वाली कर व्यवस्था मिली जिसे 900 से अधिक बार संशोधित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े वादे अधूरे और दावे फर्जी, खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लेकर किए गए बड़े बड़े वादों के बावजूद वादे अधूरे और दावे फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि इससे निजता को नुकसान पहुंचा है और पारदर्शिता भी कमजोर हुई है। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके 10 साल पूरा होने के मौके पर खड़गे ने उन गाँवों और स्कूलों का हवाला दिया जहाँ अभी तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं पहुँची है। उन्होंने सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियां एमटीएनएल और बीएसएनएल पर बढ़ते कर्ज और साइबर अपराधों में वृद्धि का भी उल्लेख किया। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े वादे अधूरे रहे और दावे धरे के धरे रह गए हैं। उन्होंने दावा किया कि 26 जून 2025 तक भारत नेट परियोजना के तहत कुल 6.55 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इनमें से 4.53 लाख गाँव यानी कि 65% को अब भी कवर किया जाना बाकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि परियोजना की समय सीमा को 11 वर्षों में कम से कम 8 बार संशोधित किया गया है। फिलहाल केवल 0.73% ग्राम पंचायतों में वाईफाई सेवाएं हैं जहां निजी खिलाड़ी 5G का विकल्प दे रहे हैं। वहीं बीएसएनएल का 1 लाख 4G टावर लगाने का अपना लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 1/3 टावर लगाए जाने बाकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिरस्का टाइगर रिजर्व के प्लान पर भड़के अशोक गहलोत, भजन लाल सरकार पर उठाए सवाल, बोले रद्द करो इसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के प्रसिद्ध सिरस्का टाइगर रिजर्व के नए प्लान को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। सूबे के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के प्रस्तावित प्लान को लेकर भारी आपत्ति दर्ज कराई है। गहलोत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि सिरस्का टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण और पुनर्वास का एक अद्वितीय उदाहरण है। करीब 20 साल पहले यहाँ बाघों की संख्या 0 हो गई थी।
तब तत्कालीन यूपीए सरकार ने बाघों के लिए विशेष अभियान चलाया और सिरस्का अभ्यारण्य के वन क्षेत्र की सीमा तथा सुरक्षा को बढ़ाया और इसके कारण वर्तमान में यहाँ लगभग 50 बाघ आबाद हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका, पूर्व विधायक समेत 3 बड़े नेता ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को करारा झटका लगा है। पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं ने संगठन को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। एलजेपी के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अच्युतानंद, प्रदेश महासचिव नवल किशोर सिंह और अमरेंद्र कुमार चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया कि बढ़ रहा है कारवा, बड़ा हो रहा है कांग्रेस का परिवार। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसे बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा में एक अहम कदम बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव के लिए मैनिफेस्टो पर इंडिया गठबंधन का दूसरे दिन भी मंथन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में हलचल तेज है। मंगलवार को दूसरे दिन भी इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी और इससे पहले सोमवार को मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में कई बातों को लेकर मंथन किया गया है। इस बैठक में तय किया गया कि इंडिया गठबंधन महिलाओं, युवाओं और समाज के वंचित तबके के कल्याण की योजनाओं के वादे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगा। इन योजनाओं में हर महिलाओं को 2500 देने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कम से कम 1500 किए जाने, राज्य के लोगों को निःशुल्क बेहतर उपचार की व्यवस्था आदि शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जंगल के ऊपर से जमीन के अंदर तक नजर रखने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट जुलाई में लॉन्च होगा। इसरो की बड़ी प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का पहला ड्यूअल रेडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार 16 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया का पहला और सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये जंगलों के ऊपर से भी अंदर तक देखने में सक्षम है। ये 2 फ्रीक्वेंसी के ड्यूअल बैंड रेडार से धरती के ऊपर से लेकर नीचे तक की हर हलचल को देख सकेगा। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाला यह सैटेलाइट मिशन धरती पर हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव पर नज़र रखेगा, चाहे वो ज़मीन में हलचल हो, जंगल की कटाई हो, ग्लेशियर का पिघलना हो या फसलों की हालत हो। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और इसी मिशन पर काम कर चुके वैज्ञानिक राधाकृष्णन ने बताया कि निसार यूरोपीय एजेंसियों के सैटेलाइट से इस मायने में अलग है कि ये जंगलों के ऊपर से नीचे तक आसानी से देख सकता है और पेड़ों की घनी छांव हो या बर्फ़ की मोटी परत, यह उसके नीचे हो रहे बदलाव भी सटीकता से पकड़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को बताया अगला मुख्यमंत्री। राहुल गांधी बोले कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 और देश की तीसरी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक और जहां सपा कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी मुखिया के जन्मदिवस को एक उत्सव की तरह मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस मौके पर पार्टी एकजुटता भी देखने को मिल रही है। यहां तक कि इस मौके पर अखिलेश यादव को भविष्य का मुख्यमंत्री भी बता दिया गया है और साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को भाई बताते हुए कहा कि हम इस न्याय और बराबरी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर बीजेपी, कांग्रेस, बसपा समेत तमाम दलों के विपक्षी नेताओं ने अखिलेश यादव को जन्मदिन पर बधाई दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व चाचा शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव को भविष्य का मुख्यमंत्री बता दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। आंदोलित करने वाले मुद्दों से भाग रहे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री की 5 देशों की विशेष यात्रा पर कांग्रेस का निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर आरोप लगाया है कि वो मणिपुर हिंसा समेत देश को आंदोलित करने वाले प्रमुख मुद्दों से भाग रहे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की 5 देशों की विदेश यात्रा शुरू होने से पहले उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने और ग्लोबल साउथ के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस 8 दिवसीय यात्रा के दौरान मोदी ब्राजील के अलावा घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि जब हालात कठिन हो जाते हैं तो स्वघोषित कठिनाइयां भी बढ़ जाती हैं। सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री देशों को आंदोलित करने वाले कम से कम 4 मुद्दों से भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मणिपुर में डबल इंजन के पटरी से उतरने और सामान्य जनजीवन पूरी तरह से तबाह
होने के बाद से प्रधानमंत्री ने कभी वहां का दौरा नहीं किया। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटर लिस्ट को लेकर गरमाई बिहार की सियासत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पटना पहुंचते ही चुनाव आयोग पर उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासत गर्म हो गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच इसको लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। पटना पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अशोक गहलोत ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिया है। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने चुनाव आयोग की तीखी आलोचना की और कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग नई नई तरकीबें अपना रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव से पहले ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये कदम उठाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि नवंबर बाद नीतीश कुमार नहीं होंगे बिहार के सीएम, लिखकर दे सकता हूं, प्रशांत किशोर ने फिर किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में 60% से अधिक लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार इस साल के अंत में होने वाले चुनावों के बाद फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।